अरे बेटे निकालो भाई जल्दी, 1 से लेके 5 तक बता दो। दूसरा वाला तो रटने का सवाल है। जैसे हमारे पास प्रकाश का जो वेग है, सही है ना, वो याद होना चाहिए। अब करोगे कैसे? प्रकाश का वेग होता है 3 लाख है ना किलोमीटर पर सेकंड। एक्चुअल स्पीड जो होती है वो उसमें होती है, 1 मिनट रुको मैं बताऊं, वो रटना पड़ेगा वो वैल्यू। चलिए इसे बाद में बताते हैं, रटने वाला सवाल है। नेक्स्ट बताओ। 3 4 5, 3 4 5 कौन सा? 4th नंबर वाला। हाँ, 4th नंबर वाले में क्या है कि हमें दे रखा है, हमारे पास स्फीयर है। आवाज नहीं भाई। इसकी त्रिज्या आर देख लो इधर, हमें दे रखा है कि इसके एरिया में प्रतिशत परिवर्तन कितने का दे रखा है भाई? 2% का। इन्होंने बोल रहा है कि मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम डेल्टा बी बाई बी गुणा 100, ये चीज निकालने के लिए बोल रहे हैं। सही है भाई? तो हम तो परिवर्तन होता नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा ए बटे ए ये हो जाएगा बराबर ट्वाइस डेल्टा आर बटे आर। 100 से मैंने गुणा कर दी तो 100 से इधर भी गुणा होगी। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ये 2 दे रखी है। बात समझ में आ रही है? 2%। तो यहाँ पे 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन 1% का आ गया। वॉल्यूम कितना होता है? 3 आंसर आ जाएगा इसका। और क्या है? ठीक है, डेल्टा बी बाई बी गुणा 100 बराबर क्या है? थ्राइस। ये तो नियतांक हो जाएगा बेटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, 3%। सही है? नेक्स्ट बताओ जल्दी से। तीसरे में पता है क्या करना पड़ेगा? इन्होंने बोला है कि सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो प्रतिशत परिवर्तन या तो वो देख ले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा किस में? पहले वाले में तो तुम्हारे पास 3, सभी में 3 लग रही हैं, नहीं इसमें 4 है। तो ऑप्शन क्या है? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है सबसे एक्यूरेट। तो आई थिंक फर्स्ट आंसर होना चाहिए। या फिर एक तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका बताऊं अगर कंफ्यूजन हो तो। जैसे मान लो, देखो अगर कंफ्यूजन हो तो इसमें एक तरीका ये होता है कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन तुम निकाल लो। इसमें एरर है 0.1 बटे में क्या है? 600.1 गुणा 100। एरर कैसे निकालोगे? ये जो आखिरी डेसिमल के बाद में केवल 1 डिजिट है, तो 0.1 बटे इसका मान गुणा 100। इसके बाद में दूसरे का कैसे निकालोगे? 6.1 mm, तो ये 0.1 बटे 6.1 इंटू 100। अब ये कैलकुलेट करना अपने आप ही, ये हो जाएगा 0.01 बटे में क्या हो जाएगा? 6.15 इंटू 100, और ये हो जाएगा 16.2। ये हो जाएगा बेटा 0.1 बटे में हो जाएगा 16.2 इंटू 100। जिसका मान सबसे कम उसमें प्रतिशत तुम्हारी त्रुटि सबसे कम, और जिसमें प्रतिशत त्रुटि सबसे कम वही सबसे अच्छा। क्लियर है बात? ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। 5 से लेके 10 तक बताओ। 5 से लेके 10 कौन सा वाला? 7th वाला। 7th वाले में क्या है? गुणा करा रहे हैं ना ये प्रोडक्ट इंटू 94। इसकी गुणा बताओ कितना आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई कितना लिखूं? 3 8 8 9 5
0.6 389 ये। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, जैसा भी जो भी है। अब इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं? इसमें 2, तो इसमें मिनिमम होने चाहिए। तो 2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, इसमें 2 करने के लिए मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको एक काम करें, 3.8 इंटू 10 की पावर 4 लिख लो। यहाँ पे 1 मिनट दो, 3.8953। अब इसको मुझे करना पड़ेगा राउंड ऑफ, 2 चाहिए। तो राउंड ऑफ मतलब केवल मेरे पास 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्या खत्म करना पड़ेगा। तो ये पूरा 9 से 9 है ना यहाँ पे बेटा, तो यही पहला वाला होना चाहिए आंसर। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और इस वाले में कितने हैं? 4, इसमें 2, तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इस प्रकार से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई? नेक्स्ट बताओ। 27 बता रहे हैं भाई। 16 तक, 16 तक बताओ, 16 तक। 12वां अब बता रहे हैं भाई सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्या बेटा बात मत करो। x अपॉन एरिया प्लस वाई, तो f हो जाएगा x अपॉन एरिया प्लस वाई। तो हमें निकालना है x y की डायमेंशन। तो मैं ये कह रहा हूं जो f की डायमेंशन होगी वही x अपॉन एरिया की होगी, वही। तो y तो हमारे पास क्या आ गया? बल आ गया, ml t माइनस 2। और x की कितनी हो जाएगी? बल गुणा एरिया। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, M2L4। अब देख लो, M2L4 T माइनस 4 क्या आ जाएगा बेटा? पहला आ जाएगा। सही है? किसने पूछा था? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। 16 में क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन मूविंग फ्रॉम A टू C। जैसे पंखे को बंद करो यार, अब ज्यादा ही हो रहा है। तो ये जो इसकी चाप की लंबाई हो जाएगी, यही तो दूरी होगी। तो ये हो जाएगा बेटा कोण गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या तुम्हारी है ये। और एस हमें कितना दे रहेगा? 471 22/7।
तो आर की वैल्यू निकालो यहां से। अरे कर लिया ना, सॉल्व तो करना है इसको। नेक्स्ट बताइएगा। कौन सा बेटा, कौन सा? आवाज नहीं आ रही भी, क्या बोल रहा है? 17 के लिए बता दो। 13 बताना है। 17 17। देखो भाई 17 में क्या है, बंद करो इसको पंखे को यार, आवाज भी कर रहा है, बंद करो। ठीक है गेट खोल दो बस। देखो बेटा ये 17 में ये पोजीशन है, और पोजीशन और टाइम में हमें ग्राफ दे रखा है। तो पूछा है कि पार्टिकल की स्पीड जो है, चाल जो है कण की, वो नियत रहेगी, लगातार घटेगी, लगातार बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो देखो चाल क्या होती है, स्लोप के बराबर होगा नहीं होगा? स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे θ1 और यहाँ पे भी θ2, इसका मतलब θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है, मतलब स्लोप बढ़ गया, और स्लोप बढ़ गया मतलब बेटा चाल बढ़ गई। तो लगा नेक्स्ट बताइएगा। 18 बता रहे हैं। हमारे पास दे रखा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है समय का फलन। त्रिज्या क्या बेटा, 2t, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, dA बाय dt, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये क्या, इसका अवकलन कर दो आप। तो क्या करेंगे बताइए, अवकलन क्या होगा इसका, पाई तो नियतांक के बाहर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर है और बाहर समय है, तो पहले आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष करना पड़ेगा। चेन रूल बताया था, चेंज ऑफ पैरामीटर बताया था, सही है, सब चीज लिखाई हुई है उसमें। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और गुणा क्या लिखेंगे, dr बाय dt। अब यहां से dr बाय dt प्राप्त हो जाएगा, तो dr बाय dt कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा 2। और ये हमें कब निकालना है, t बराबर 1 पर। तो t आर आ गया ना यहाँ पे, तो t बराबर 1 पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है ना, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो 2 + 3 5 हो जाएगा ना, 4 इंटू। बात समझ में आ रही है? या फिर एक काम करो, डायरेक्ट ही क्या कर लो, पहले आर पुट कर दो, उसका स्क्वायरिंग कर दो, फिर अवकलन वैसे कर सकते हैं। बात से जैसे मैंने ये करा है, ऐसे ना करके सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हो। आर की वैल्यू कितनी है, 2t प्लस, अब तुम्हें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4, अरे यार बात मत करो, 9, 2 दूनी 4 थी, अब 12। तो एरिया समय का फलन हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो पाई तो नियतांक है, 2 चौका 8, 8t हो गया, इसका 0 हो गया, इसका आ गया 12। और मुझे कब चाहिए, t बराबर 1 पे। t बराबर 1 पे मतलब 8 इंटू 1 प्लस 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा।
20वां, का ट्रेन ऑफ लेंथ 225। अरे यार बात मत करो, देखो फोकस कर लो यार। ट्रेन ऑफ लेंथ 225 की हमारे पास ट्रेन है और ये जा रही है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है बेटा, तो हमारी ट्रेन जा रही है इधर 225, तो ट्रेन का वेग कितना है 10 मीटर। उसके बाद में एक पैरेट है, वो इधर जा रहा है जमीन के सापेक्ष, इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोल रहे हैं कितना समय लगेगा, तो एक काम कर लें, हम इसको रेस में ले लो ट्रेन को। तो पैरेट का वेग ट्रेन के सापेक्ष, तो पैरेट का वेग माइनस ट्रेन का वेग। ठीक है भाई, तो दोनों के वेग एक दूसरे के विपरीत जोड़ नहीं जाएगा क्या, बताओ। ठीक है, तो पैरेट का वेग 5 और ये हो जाएगा -10, 15। तो समय कितना लगेगा बेटा, ट्रेन की चौड़ाई और लंबाई है बटे का 20, क्या आंसर 15 सेकंड आ जाएगा। समझ आई बात। क्या करेंगे, ट्रेन पे बैठ जाओ, ट्रेन पे अगर बैठ जाएंगे तो हमें कितने वेग से प्रतीत होगा, 15 से। ठीक है ना, तो इसका मतलब उसको कब, यहां पे हम बैठ गए, तो यहां से स्टार्ट हुआ वो क्रॉस करना, तो इसको क्रॉस करने के लिए कितना करना चलना पड़ेगा, 225 चलना पड़ेगा। अरे ठीक है भाई, कौन सा, अब 21 से लेके 24 तक A person travels along street for the first, मान लो ए से लेके देखो, मान लो ए से लेके बी तक समय लग रहा है टोटल टी बराबर से लेके टी तक, तो कुल समय का 1/4, 1/4 समय के लिए इसकी चाल कितनी है, v1 है। फिर टाइम कितना बचा, v2 है। तो हमें निकालना है औसत चाल, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, ये कितना हो जाएगा b1 इंटू t1। बात समझ में आ रही है भाई, कुल दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक हो गई s1 और ये हो जाएगा b2 इंटू, और टोटल समय है t, तो t से t निकल जाएगा b1/4, 3b2/4, तो जाएगा b1 + 4। बात समझ में आ रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि भैया कुल समय t है, तो 1/4 समय के लिए s1 चला, सही है भाई, और बाकी 3/4 समय के लिए s2 चला। तो औसत चाल कितनी होती है, कुल दूरी बटे कुल समय t हो गया। ये क्या है, s1 क्या है, चाल गुणा समय। नेक्स्ट बताइएगा 24, 23 में x समय दे रखा है 60 -3t²। तो ये बोल रहे हैं कोई कण चल रहा है सीधी रेखा पर x अक्ष में, वो समय जब कण रुक जाएगा, सही है भाई। तो वेग क्या है, बहुत सिंपल है भाई,
कब रुकेगा? dx by dt निकालो। यार कितना हमने सवाल करे थे, टर्निंग वर्निंग की तरह क्या क्या बता रखा है यार। कॉपी में जिसने ढंग से पढ़ ली ना, एक लल्लू से पेपर है, समझे बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है। ईमानदारी से कॉपी अच्छे से कर लो, अपना मॉड्यूल कर लो, लेकिन पूरा फोकस होके करना पड़ेगा। समाकलन अवकलन सब डिटेल में, ग्राफ ग्राफ कोई ऐसा चीज छोड़ी नहीं है कि आपको मतलब वो लगे, लेकिन आपको कॉपी में एक एक चीज, एक एक लाइन अच्छे समझनी पड़ेगी, वहां से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर पेपर दो। मुंह उठा के ऐसे पेपर दोगे तो बेटा मुश्किल होगी। नेक्स्ट बताइएगा 24 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट में हैव अ जीरो रिजल्टेंट? किसका जीरो रिजल्टेंट हो सकता है? अब 3 वेक्टर हैं, तो या तो त्रिभुज बनेगा, अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, तो इनका सम 0 हो सकता है। ये तभी संभव है, त्रिभुज तभी बनता है जब दो का योग, किन्हीं भी दो का योग तीसरी वाली से बड़ा हो, बराबर भी नहीं, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, पहला वाला ऑप्शन एक चेक करना पड़ेगा। 12 किसका 0 हो सकता है ना? तो इसमें 12 और 24 कितना हो गया? इसके इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो संभावना ये, सबका चेक करना पड़ता है, या फिर ये हो सकता है कि भाई 2 वेक्टर इधर हो, मतलब एक इधर और एक सीधे सीधे इनके विपरीत हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों, इनका योग, इनका जोड़ और जो इसके विपरीत है, ऐसे भी 0 हो सकता है। तो या तो त्रिभुज बनेगा या फिर वो एक ही रेखा में होंगे। त्रिभुज अगर बनता है तो कोई भी 2 भुजा उनको जोड़ो तीसरी से बराबर, तो सबको चेक करना पड़ेगा। या फिर क्या संभावना है कि भाई ऐसा भी संभावना है कि 2 का योग तीसरे के अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या होने चाहिए? वो लीनियर होने चाहिए, तब भी उनका योग 0 हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना जो भी है। नेक्स्ट बताइए 25 से लेके 28। हाँ बेटा बता रहे हैं। 25 में क्या है? विंड इज ब्लोइंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ सही है भाई। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? 45 पे जाएगा नहीं जाएगा? तो हवा चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, बी से 45 डिग्री। सही, ये भी 45 होगा। उसके बाद में अगर अ मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ दौड़ रहा है भाई, इसका त्वरण क्या है? मतलब t बराबर 0 पर वेग 0 और त्वरण a। सही है, तो ये हवा चल रही है नॉर्थ से 45 पे, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, प्रारंभ में वेग 0 और त्वरण a दे रखा है। तो वह समय बताओ जब उसको ऐसा फील हो कि हवा पूरब की ओर चल रही है। किस समय उसको ऐसा महसूस होगा कि हवा किधर चल रही है? पूरब की ओर। बहुत कठिन नहीं है। अब तुम कर क्या लो, विंड का जो वेग है, हम ऐसे मान लें, ये x ले लें, ये y ले लें, तो विंड के वेग को आप आई जे के में लिख लो, तो ये हो जाएगा b cos 45। 45 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कुछ भी लिख लो। अरे मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 45 में दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। तो v sin 45 ये हो जाएगा i कैप।
बी बाई रूट टू जे कैप। कोई समस्या? अब कुछ समय बाद इस व्यक्ति का वेग कितना हो जाएगा? v वेलोसिटी ऑफ मैन, v बराबर u प्लस ए टी, u जीरो ए टी। तो ये जो होगा किधर होगा? पूरब की तरफ है तो j में होगा। मुझे निकालना है वायु का व्यक्ति के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है? क्या होता है? वायु का जमीन के सापेक्ष घटा दें बी बाई रूट टू आई कैप, ठीक है। क्या बेटा 45 कैसे लिया है? उसमें लिखा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है? अरे भाई ये उत्तर पूर्व है। हाँ ना ना ना, अगर उत्तर पूर्व बोलता है तो 45 पे। अगर तुमसे बोले वो उत्तर और ये उत्तर पश्चिम तो 45 पे। और अगर वो ऐसे बोले कि उत्तर से 60 डिग्री या उत्तर से 20 डिग्री ऐसा कुछ बोले तब हमें लिखना पड़ेगा। केवल उत्तर पूर्व बोलता है तो 45 डिग्री। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको देखो वी वाई रूट टू आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ये कह रहा है इसको ऐसा महसूस हो कि हवा किधर चल रही है? पूरब की तरफ। पूरब का मतलब आई कैप। बात समझ में आ रही है? पूरब का मतलब आई कैप। तो उसको केवल ये महसूस होना चाहिए, उसको ये महसूस, उसको जे में कोई हवा महसूस ना हो। तो इसका मतलब जे वाले घटक को शून्य होना पड़ेगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? डायरेक्ट क्या यार? डायरेक्ट क्या यार? एक सीधे सीधे, ये तो मैंने समझा दिया तेरे को। ये तो लिखना ही पड़ेगा तेरे को, उसका वेग लिखना पड़ेगा। इनको वो करो, सब्ट्रैक्ट करो। कितना सिंपल चीज है कि हमें लिखना है वायु का व्यक्ति के सापेक्ष, और वायु का व्यक्ति के सापेक्ष ये वाला वेग हो गया। और हमें करना क्या है कि हमें पूरब में नजर आए, तो केवल पूरब का घटक ही तो रहेगा, केवल आई का घटक ही तो रहेगा। जे वाला घटक हमें नहीं नजर आएगा, हम फील नहीं करेंगे, तो उसको जीरो कर दो। ठीक है? और क्या डायरेक्ट होगा यार? दो चार लाइन तो लिखनी पड़ेंगी यार। अरे तो अगर भैया मैं अपने तुम्हें समझा रहा हूं तो दो तीन लिखूंगा मैं। अगर मैं करूंगा तो सीधी सीधी मैं एक ही लाइन लिख दूंगा मैं। वो प्रैक्टिस की बात होती है। हाँ नेक्स्ट बताएं भाई। कौन सा बेटा? अरे कौन सा? अब मुझे तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन क्या है, तो मुझे पेपर है मेरे पास। एक वेक्टर पी है। अब बता इस सवाल में क्या है? या क्या सवाल है? ये कोई सवाल है ये लेवल का? बताओ तो ऑप्शन देख ले, बता रहा हूं। ये दे रखा है ना पी। तो ये बोल रहे हैं वेक्टर पी को घटक रूप में कैसे लिखेंगे? अब देख लेना आंसर जो भी आए। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताइए भाई। 28। A body is thrown vertically up
विद सम वेलोसिटी u, t बराबर 0 पे हमने इसको फेंक दिया है भाई। एक फिक्स पॉइंट है p, तो पहले यहां पे जाएगा, पहले क्रॉस करेगा यहां से यहां तक का, फिर इसी बिंदु पे दोबारा भी तो आएगा। और मैंने बताया था ये सब कहानी, फिर t1 + t2 होता है। कितने सारे सवाल कराए थे उसमें, बताओ, एक थोड़ी था। तो t बराबर क्या होता है, t1 + t2, और t1 हमें दे रखा है, पहला समय है 4 और अगला है ये 10 सेकंड, और ओडियन काल क्या होता है 2u/g। तो हमने जो फेंका है वो हो जाएगा 10 × g का मतलब 10/2, 50। भाई तुम्हें रिजल्ट याद होगा तभी तो जल्दी कर पाओगे फिर ये, वरना फिर स्टार्टिंग से इक्वेशन लिखो फिर बनाओ, नाटक करो फिर, समझे? 32 30 में क्या है, अब फूड पैकेट इज रिलीज्ड, जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, राइजिंग, हेलीकॉप्टर का वेग है 2 मीटर/सेकंड। अब हमने क्या करा, एक फूड पैकेट इसको ड्रॉप कर दिया। फूड पैकेट को मैं ड्रॉप करूंगा, t बराबर 0 पे मैंने ड्रॉप कर दिया, तो मैंने ये आपको बताया था चीख चीख कर कि भैया किसी चीज को, मतलब चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ रॉकेट, कभी कभी सवाल गुब्बारे के होते हैं, उनसे ड्रॉप करें, फेंके नहीं, छोड़ दें। फेंकने का मतलब अलग होता है, तो जब हम छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, रिलीज, मुक्त किया है, तो उसका प्रारंभिक वेग वो ही होता है जिस समय छोड़ते, मतलब समय जो हेलीकॉप्टर का वेग हो। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 2। अब इसका हेलीकॉप्टर से लेना देना कुछ नहीं रहा। अब कौन, अब पृथ्वी से लेना देना तो है, पृथ्वी तो खींचेगी अपनी ओर, तो v बराबर u प्लस, तो u कितना है 2, ऊपर की दिशा पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, ये कितना है g का मान कितना है -10, और समय कितना है बेटा 2 सेकंड। परिमाण पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड 18 आ जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट बताइएगा 32 में क्या है भाई, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 2 थीटा। 2 थीटा पे फेंके तब भी आ रहे, और 3 थीटा पे फेंके तब भी आ रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम जानते हैं कि अगर आपको मैंने बताया था कि एक एंगल θ1 है, दूसरा एंगल, सही है, और इनकी परास होती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, नहीं होता है? तो θ1 क्या, ये 2 थीटा, कितना 95, ठीक है, ये आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। कौन सा बेटा? ये बता, तू ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, सही है ना, और अपने किसी चीज को उछाल, तो कहाँ जाएगा वो पैकेट, तेरे हाथ में तो आएगा, तो और क्या है, खुली है तो क्या हो गया, कुछ छीन के तो ले जाएगा। चल ट्रेन को खोल दे तू, फिर ऊपर छत खोल दे तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा वो, कोई ले जाएगा उसको उड़ा के। कि भैया कहानी ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमारे पास एक है ओपन कार, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है भाई, v इसका कांस्टेंट है,
सही है, और एक व्यक्ति है। तो इस ट्रेन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सबका वेग कितना है? उस व्यक्ति का भी है, जो तुम पार्टिकल फेंकोगे उसका भी है। तो अगर मैं एक व्यक्ति को यहां से, अब मैंने कोई इसको फेंका, तो मैं कहता हूं पार्टिकल का इसका 1 ले लो ना, इसको 2 लेते हैं, पार्टिकल का 1 के सापेक्ष u, ठीक है। और अगर मैं ये वाला व्यक्ति क्या नजर आएगा, इसको देखेगा, ये इसको u भी नजर आएगा, ये क्या है, नीचे वाले व्यक्ति को दोनों वेग नजर आएंगे, जिससे फेंका है वो भी नजर आएगा और उससे भी नजर आएगा, लेकिन जो ट्रेन के अंदर है उसको ये नजर आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब भाई व्यक्ति भी तो आगे जा रहा है, तो एक्चुअली अगर जमीन से देखेंगे, जमीन से देखने पे तो उसका ऐसा आ जाएगा, जमीन से देखने पे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन में बैठ के देखें तो उसके पास क्या है, तो एक्चुअली व्यक्ति का वेग भी है, और तुमने इसको फेंक दिया u, इसके पास भी है, तो ये आगे भी उतना ही जाएगी जितना व्यक्ति आगे जाएगा, सही है ना। इसका मतलब कहां गिरेगी, वो ऊपर पहुंच के आएगी तो उसके हाथ में ही ना, समझे। मैं ये कह रहा हूं भाई, जैसे ये व्यक्ति है जो ट्रेन के अंदर है, इसने अपने साबे ऊपर की ओर फेंक दिया, ठीक है भाई। अगर जमीन से देखें, तो जमीन से देखें तो इस व्यक्ति का वेग कितना है, 1 का v, और इसका वेग कितना है, इसके पास u भी होगा, इसके पास b भी होगा। इसका मतलब दोनों, ये कण भी आगे जा रहा है, ये व्यक्ति भी आगे जा रहा है। इसका मतलब इनकी x स्थिति हमेशा वो कण के नीचे ही तो रहेगा, क्योंकि अगर वो x मीटर गया तो भी x मीटर गया, तो उसको केवल क्या नजर आएगा, y दिशा में गति प्रतीत होगी जो अंदर बैठा हुआ है, और ऊपर जाने के पश्चात उसको नीचे तो आना ही है, सीधे इसके हाथ में। क्लियर है बात? तो एग्जैक्टली इन द हैंड, सही है ना। मोटरसाइकिल पे करेंगे जब, हाँ मोटरसाइकिल पे करेंगे जब, मोटरसाइकिल, हाँ बशर्ते हवा ना चल रही हो, तेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो तूफान में खड़ा होकर करेगा तो फिर क्या है, बात अलग है, हवा, लेकिन हवा नहीं चल रही है और तू करना मत स्टंट ज्यादा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ भाई, 35 से लेके कौन सा बेटा, 35। हमें पथ की समीकरण दे रखी है, ये हो जाएगा बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है, तो क्या करो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो ऊपर तो जी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नीचे मैं 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब u कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो u कॉस थीटा बराबर 1, अंडर रूट लेंगे तब भी। लेकिन अब थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से देखो बेटा, तुलना करेंगे, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, वन बाई 2 और u हो जाएगा, सही है भाई, तुलना करना पड़ेगा। बोलिए नेक्स्ट बताइएगा। 37 the magnitude of resultant of two vectors having, दो वेक्टर है हमारे पास, एक है तुम्हारा 12 न्यूटन का, और एक किधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता किधर है ये। तो इनका न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम कब होगा, जब एक दूसरे के विपरीत हो। 12 इधर हो, 6 इधर हो, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 6। इनका अधिकतम कितना हो सकता है, जब दोनों की दिशा,
18, तो इनका जो रेंज है जो रिजल्टेंट की 6 से लेके 18 के बीच में हो सकती है, कैन बी। तो ये हो जाएगा 2 नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, तो ये इसके बीच में 10 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 20 भी बाहर हो गया, 2 भी बाहर हो गया, केवल 4। समझे? बताइए भाई, नेक्स्ट बताइएगा। अगला बोलो बेटा। 38 क्या है? एक बल है 40 पे लग रहा है, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट ये बताया था, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, अगर याद हो। ये भूल गए तो फिर अभी स्टार्टिंग पे जाना पड़ेगा। टू एफ कॉस 20 ये आ जाएगा थर्ड वाला। और बताइए भाई। हाँ 39। एक हमने पार्टिकल को फेंका बी से यहाँ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट h है, तो h क्या होता है बेटा? u स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 ना, तो 4 8g हो जाएगा, और v हो जाएगा आपका 8gh का अंडर रूट। हमें चाहिए कितने वक्त के लिए वो हवा में रहा, वोडियन काल पूछ रहा है। साइन 31 तो v/g, बोलो थर्ड हो गया। अगला बताएं। 48, उससे पहले भाई 41 तक है कोई क्या? 42 से लेके 47 तक, 42 से 47 तक है कोई क्या? फोर्टी सिक्स। A mark on the rotating circular wheel. एक बेटा ये चक्कर लगा रहा है, सिंपल तो है ये, इसका अब क्या बताएं भैया, 12 दे रखा है ये, और ये कितना 0.75, तो b बराबर क्या होता है? 1200 सही है। यस सर। 48 में क्या है भाई, देखिए
A particle is moving in a circle of radius r with constant speed. The time period of particle is इतना, ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं ओमेगा का कितना होता है 2π/t होगा, नहीं होगा? तो इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, पाई हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अब ये बोलना है कि इन टाइम t/3 टी टाइम में कितना घूमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा पाई, और टी कितना है बेटा t/3, और टी का मतलब कितना है 2 सेकंड, तो 2π/3। तो ये बोल रहे हैं कि भैया बताओ डिफरेंस, if the difference between average speed and magnitude of velocity इतना, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि 2π/3 कितना हो जाएगा 120 होगा ना। तो आप बताओ एवरेज स्पीड कितना, यहाँ पे t बराबर 0 से लेके t बराबर t/3, सही है। t/3 कितना हो जाएगा 2/3 सेकंड। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा एंगल, और ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस r, अपॉन में कितना हो जाएगा 2/3। सही है ना। ये आ जाएगा बेटा एवरेज स्पीड। अब मुझे निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r sin θ/2, 2r sin थीटा हो जाएगा तुम्हारा तो π/3 कितना हो जाएगा भाई, ये बताओ। sin π/3 √3 r√3। अच्छा, अब मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा विस्थापन बटे समय, समय कितना है 2/3, समय तो उतना ही है ना। तो r/2, तो ये बोल रहे हैं कि ये और यहां पर इनका अंतर जो है πr माइनस 3/2 √3r, इनका अंतर दे रखा है 4। तो r निकाल लो भैया, अब इसकी कैलकुलेशन है। तो r हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 2π करिए सॉल्व इसको। डेल्टा x बराबर 2r sin θ/2 कैसे आए? मान लो यहां से लेके यहां तक गए हम, ये एंगल हो जाएगा थीटा, सही है ना 2π/3 इसमें। तो मुझे ये चाहिए विस्थापन ए से लेके बी। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये r है, ये θ/2 नहीं होगा क्या, सही है ना। तो मॉड्यूल में पहले ही सवाल है 2। तो ये अगर ये एंगल है बेटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना विस्थापन, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब ये आप पाइथागोरस उस पर लगा लो ना, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी r sin θ/2, फिर x r sin, जोड़ दो उसको, ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन कर लेना इसको। और कोई बचा है क्या भाई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ लेना, अगर कोई रह भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं, बाद में पूछ लेना बस। कौन सा बताना बेटा, ये कहां से ला दिया? ये क्यों जा रहा है?
कौन सा बेटा, जल्दी बता। 49। अवाल ऑफ मास से, ठीक है, बराबर होगा ना, मास पे तो ही डिपेंड करता है। बराबर हाइट से फेंका हमने, इसका मास m, तो बताओ भाई इसका त्वरण भी g होगा, मास पे थोड़ी डिपेंड करता है त्वरण। ठीक है, तो ये समय t1 में पहुंचेगा तो ये वाला भी समय t1 पे t2 पहुंचेगा, दोनों समय बराबर होंगे नहीं होंगे? ठीक है, चलो अब जरा बता दो कहां तक हमने करा था जरा। बेटा अब आ जाओ ना इधर, सब आगे कर लें थोड़ा सा। दिखाना लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। ये हो जाएगा, ठीक है, चलो।